Hello dear students, welcome you again to the Bishop Academy online classes. Today we study about the business for class 11 and chapter name is Source of Business Finances. It is our second part. In this video, today's topic is Source of Rising Finance, where we can understand about the borrowers funds and owners fund. In owners fund, we understand about the equity shares and the preference shares. So dear students, first of all we understand about how the companies can be borrows their funds. कैसे फंड्स को रेज करती है, तो अगर देखें तो बेसिकली क्या करती है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की अगर बात करें तो ओनरशिप के बेसिस पे किस तरीके के फंड्स को जनरेट किया जाता है, तो हमारा एक ओनर्स फंड आता है और दूसरा बोरोस फंड आता है. जब ओनर्स फंड की बात करते हैं तो इसमें कौन-कौन से फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. ये ऐसे रिसिप्ट्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, ऑनर्स फंड्स का पार्ट होते हैं. जब हम बात करते हैं बोरोस फंड में, तो बोरोस फंड डिवेंचर आता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल बैंक्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एंड आईसीडी दैट्स इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. तो ये सोर्स हमारे होते हैं, किसके होते हैं, ये ऐसे सोर्स होते हैं जो हमको आउटसाइडर से मिलते हैं, यानी कि बोरोस को रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑनर्स फंड्स के बारे में भी, जिसमें हमने शेयर्स की बात की. तो अब हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की कॉन्सेप्ट की. तो इशू ऑफ शेयर्स में कंपनी क्या करती है, जब भी कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो ऑनरशिप फाइनेंस को मेंटेन, क्योंकि आपको पता है कि ऑनरशिप फाइनेंस होने की वजह से क्या रहता है कि जो लायबिलिटी होती है वो जनरेट नहीं होती. जब जनरेट नहीं होती तो उस सिचुएशन में कंपनी करती क्या है, share is the smallest unit of in which the owner's capital of the company is divided. अगर हम बात करें शेयर्स की, तो शेयर इज अ टीडी पार्ट ऑफ द कैपिटल. शेयर क्या होता है, कंपनी के कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा होता है. A share is in the interest of the shareholder in the company measured by the sum of money for the purpose of the liability and interest. normally कहता है a share is the interest of the shareholders. शेयर क्या होता है, एक इंटरेस्ट होता है, एक रुचि होती है किसकी, शेयर होल्डर्स, जिसमें उसको इंटरेस्ट मिलता है, कुछ एडिशनल अमाउंट मिलता है. तो शेयर होल्डर्स इन द कंपनी तो मेजर्ड बाय द सम ऑफ मनी, वो क्या करता है, कुछ मनी के थ्रू उसको मेजर करने का करता है फॉर द पर्पस ऑफ द लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट. किसके बेसिस पे, लायबिलिटी और इंटरेस्ट के बेसिस पे. The share may also be defined as a unit of measure of a shareholder interest in the company. तो शेयर को देखें तो शेयर किस तरीके से, the share may also define, शेयर को डिफाइन किया जाता है कि as a unit of measure, जिसमें क्या करते हैं, किसी यूनिट को मेजर करने का काम करते हैं, किसके, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को और उसके साथ साथ उसके कंपनी, यानी कि शेयर होल्डर जहां पैसे लगाता है उसका अपना इंटरेस्ट होता है, उसके साथ उस कंपनी का इंटरेस्ट होता है. तो नॉर्मली अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली शेयर्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, इसको ऑनर्स शेयर्स भी बोलते हैं, ये रखिएगा. The definition of a shares, the shares mean the smallest unit in which the shares capital of the company divided and include the stocks. इसमें क्या होता है, जब शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स का शेयर्स टीनी पार्ट, और यहाँ पे भी ये चीज क्या है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन व्हिच द कंपनी शेयर्स ऑफ इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड. जिसमें कंपनी का कैपिटल है उस एक छोटे से यूनिट में डिवाइड है. मान लीजिए 1 लाख रुपए का हमारा कैपिटल है, तो हमने उसको 10 रुपए के शेयर में यूनिट पे 10 रुपए के शेयर्स में डिवाइड कर दिया. तो जो 10,000 शेयर आ रहे हैं तो वो हमारे हर एक यूनिट ऑफ प्राइस की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, कंपनी डिविडेंड्स एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स भी इंक्लूड होते हैं. The equity share is a common security issued under the permanent or the owners funds capital. अगर देखें तो कंपनी में जो इक्विटी शेयर्स होती है, जो कंपनी में नॉर्मली इशू करने का काम किया जाता है, कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर्स को इशू करेगा. क्यों, क्योंकि कहता है द कॉमन सिक्योरिटीज इशूड अंडर द परमानेंट ऑनर्स फंड्स के थ्रू इसको यूज किया जाता है. यानी कि ऑनर फंड होती है जिसमें अगर इक्विटी शेयर होल्डर है तो इज द ऑनर ऑफ दैट कंपनी. यहाँ पे भी कहता है इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल. अगर देखें तो इक्विटी शेयर क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है
जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लंबे समय तक के लिए कैपिटल को रेज करने का काम कर सकते हैं, पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं। द इक्विटी शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच डू नॉट कैरी any special or the preferential rights in the payment of any dividend or the repayment of capital। अगर देखें तो जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर which do not carry any special preferential rights, इसके साथ कोई स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, यानी कि कोई इसको कहते हैं कि कोई काम करने से पहले इसको जो पेमेंट किया जाने वाला हो वो ऐसा कोई राइट्स इसके पास नहीं होता। और ये भी कहता है ऑफ द एनी डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, ये कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज द प्रॉफिट ऑन शेयर्स, इसके सिंपल सा होता है डिविडेंड इज द प्रॉफिट ऑन शेयर। तो ये प्रॉफिट जो उसको मिलने वाला होता है उसका कोई प्रेफरेंशियल राइट्स रहता है कि उसको सबसे पहले दे दिया जाए या उसका हिस्सा पहले निकाल लिया जाए, सब कुछ भी नहीं होता। और द रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल, यानी किसी तरीके का रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको रिपेमेंट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। At the time of vending of also the capital of equity shareholders is returned only after the every claim has been settled। तो अगर देखें तो टाइम ऑफ वेंडिंग अब जब ये फाउंडेशन या फिर जो एग्रीमेंट जनरेट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में, तो कहता है वेंडिंग ऑफ आल्सो द कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज रिटर्न, कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न किया जाता है ओनली आफ्टर एवरी क्लेम हैज बीन सेटल्ड, जब सारे क्लेम को क्या कर लिया जाए, सेटल कर लिया जाए। फिर कहता था प्रायर टू ईयर 2000 द कंपनीज अलाउड टू इशू द शेयर्स विद द राइट्स मनी, है तो क्या था, कुछ राइट्स के थ्रू शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को अलाउ करने का काम किया जाता था। इन 2000 से पहले बात करते हैं ईयर 2000 एन अमेंडमेंट वाज मेड, द कंपनीज एक्ट परमिट्स द कंपनीज टू इशू द टू कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब उस इक्विटी शेयर्स को पहले इक्विटी शेयर्स ही क्यों इशू किया था, बाद में क्या कहते हैं उसमें कुछ राइट्स में चेंजेस लाए और वो राइट्स क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर विद द इक्वल राइट्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स विद द डिफरेंशियल राइट्स एज अ डिविडेंड। अब क्या हुआ, इक्विटी शेयर्स के दो अलग-अलग राइट्स के साथ अब इसको इशू करने का कहता है। एक राइट्स वो कि जो ओनरशिप के साथ आपका इक्वल राइट्स को मेंटेन करता है, दूसरा वो जो डिफरेंस राइट्स को मेंटेन करता है प्रॉफिट के बेसिस पे। जब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जब फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो नॉर्मली प्राइमरी रिस्क बियर होता है, क्यों, क्योंकि ये भाई कंपनी का ऑनर होता है, ये कंपनी के ऑनर के रूप में ट्रीट किया जाता है। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियर ऑफ अ कंपनी, ये सबसे बेसिक जो सबसे पहले प्रॉब्लम को फेस करने वाला होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स है। इन द केस ऑफ अ कंपनी सफर्ड लॉस दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव टू बियर द लॉस, यानी कि कंपनी को नुकसान हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी नुकसान होगा, यानी उस नुकसान की भरपाई इक्विटी शेयर होल्डर्स करेंगे। ड्यू टू द पेमेंट इज गिवन द क्रेडिटर्स बिफोर द पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इन केस क्या होता है, क्रेडिटर्स का पेमेंट अगर आता है या कुछ पेमेंट रहता है तो उस सिचुएशन में क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले क्या करना होगा, उन क्रेडिटर्स के उन लायबिलिटीज का पेमेंट करना होगा। जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि वहां सारे जो प्रॉब्लम्स है, सारे तरह के जो केसेस होंगे उनको सेटल करने के बाद ही इसको विथड्रॉ किया जा सकता है। क्लेम ओवर द रेजिडेंशियल इनकम, तो नॉर्मली देखें तो इसका एक सिचुएशन बनता भी है, नॉर्मली कहता था इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ क्लेम ओवर टू लेफ्ट ओवर इनकम of the company only, they get the share of income left after the satisfying the claim of all the creditors without outsiders and the preferential shareholder। यानी कि अगर क्लेम की बात करें, अगर preferential shareholder किसी तरह का क्लेम करता है तो वो सब कुछ ओवर होने के बाद ही कुछ बचा रहेगा तो उसको दिया जाएगा। दैट्स मीन व्हाट, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कंपनी में कुछ आउट क्रेडिटर्स हैं जो कंपनी को पहले ही पैसे देते, पहले इनको सेटल किया जाएगा, कुछ आउटसाइडर्स हैं उनको सेटल किया जाएगा, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है तो उनको सेटल कर दिया जाएगा, इनके बाद कुछ बचता है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है उसे क्लेम को सेटल करने का किया जाएगा। बेसिस ऑफ फॉर द लोन्स, तो बेसिस फॉर लोन की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस फॉर व्हिच द लोन्स कैन बी रेज्ड। ये वो बेसिस होता है जिसके बेसिस पे क्या करता है, लोन को जनरेट करने का किया जाता है। द अमाउंट of equity share capital adds the credibility of the company, यानी जितनी ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्रेडिबिलिटी ऑफ अ कंपनी होगी, यानी कंपनी उतनी ही ज्यादा क्रेडिट वाली होगी। दैट्स मीन व्हाट कि कंपनी उतनी ही ज्यादा नेम एंड फेम के साथ साथ उसका जो गुडविल होगा वो बहुत ही बेहतर होगा, लोग उसको जानने वाले होंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है कि वो ज्यादा ज्यादा क्रेडिट को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब इसके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे। कंट्रोल की बात करें तो इसमें ओवर टाइम कंपनी की एक्टिविटीज से क्या कर सकता है, जब भी चाहे तब भी उसको पार्टिसिपेट कर सकता है।
Equity shareholders have a control over the activities of the company. कंपनी एक्टिविटी के एक्टिविटीज पे इसका कंट्रोल होता है. The equity shareholders have voting rights. इसके पास वोटिंग राइट्स होती है, यानी कि किसी भी तरीके के डिसीजंस में या अपने डिसीजंस को इन्वॉल्व कर सकता है. हाई प्रॉफिट की बात करें तो जैसा कि हमने देखा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में थोड़ा सा पिछले बार हमने बात किया, इक्विटी शेयर्स के बारे में. तो प्रेफरेंस शेयर की सिचुएशन में क्या था कि प्रेफरेंशियल राइट्स उसको दिया था, कुछ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था. लेकिन यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर्स एंड द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर फिक्स्ड. डिवेंचर होल्डर को जो पैसे देने हैं, जिस रेट ऑफ रिटर्न्स पे उसको पेमेंट करने को फिक्स होगा, प्रेफरेंशियल होल्डर्स का भी डिविडेंड फिक्स होगा. लेकिन एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स एंड द प्रेफरेंशियल होल्डर्स गेट फिक्स इनकम बट ओनली द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द हाई प्रॉफिट. यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स है जिसको जितना ज्यादा बेनिफिट होगा उस सभी पार्टिसिपेट कर सकता है उन सभी के प्रॉफिट को रिड्यूस करने के बाद. यानी कि डिवेंचर्स होल्डर्स का पेमेंट करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का पेमेंट करने के बाद अगर कुछ अमाउंट है इनके पास, तो ये क्या होता है, इसमें हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि उनका जो होता है डिवेंचर होल्डर का फिक्स होता है और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का फिक्स होता है. बट उसके बाद जो भी बचता है वो पूरी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. प्री-एमिटिव राइट्स की बात करें तो राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गिवन द प्री-एमिटिव राइट्स टू प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. According to this right, whenever the company is planning to issue the new equities shares, it must offer the share to existing the shareholder first. Normally देखिए, अगर कंपनी में किसी भी तरीके की इक्विटी शेयर होल्डर्स होने की सिचुएशन में किसी भी तरीके का कोई कंडीशंस अप्लाई होता है, कोई प्रोविजंस आते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो कहता है कि whenever the company is planning to issue the new equity shares, कंपनी क्या करती है, नए इक्विटी शेयर्स को इश्यू करना चाहती है, तो सबसे पहला राइट्स किसको देगी, जो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको वो पहले सबसे पहले राइट देगी. भाई साहब आपको आपने इक्विटी शेयर दे रखा है, आप चाहे तो और भी इक्विटी शेयर्स के ओनर्स बन सकते हैं. डिमेरिट्स की बात करें नॉर्मली तो कहता है परमानेंट कैपिटल सबसे अच्छी चीज क्या है, हमेशा के लिए कैपिटल परमानेंट कैपिटल है. दूसरा नो चार्ज ऑन अ फिक्स एसेट्स, और इसके लिए कोई हमको फिक्स एसेट को चार्ज देने की जरूरत नहीं है. देखा ना, फॉर द इशू ऑफ द इक्विटी शेयर्स अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मोर्टेज इट्स एसेट्स. मतलब उसको एसेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है या एसेट्स के किसी तरीके का रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है. इसलिए नो चार्ज ऑन फिक्स एसेट, किसी तरीके की फिक्स एसेट पे कोई चार्जिंग नहीं है. फिर कहता है हाई क्रेडिट स्टैंडर्ड्स की बात करें, जितना ज्यादा शेयर इक्विटी शेयर्स का इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उतनी ज्यादा इसकी क्रेडिट साइड जनरेट होगी. यानी कि द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द क्रेडिट वर्थनेस. जितना ज्यादा इक्विटी शेयर्स का कैपिटल स्ट्रक्चर जनरेट होगा उतना ही इसकी क्रेडिट वर्थनेस को जनरेट करती है कंपनी को. अ कंपनी विद मोर इक्विटी शेयर कैपिटल एंजॉय द हायर क्रेडिट वर्थनेस. मतलब जितना ज्यादा इसके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स है उतनी ज्यादा क्रेडिट वर्थनेस इसको मिलने की अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है. ह्यूज फंड्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फंड्स को कलेक्ट कर सकती है. अब बात करें डिमेरिट्स की, तो डिमेरिट्स की सिचुएशन में तो देखें तो रिस्क ऑफ द फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, इसमें हमेशा प्रॉब्लम बना रहता है. किस तरीके का, द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द स्विंग विद द कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी के साथ ही ग्रो भी करते हैं, उसी के साथ ग्रो करते हैं. जैसे कंपनी की कंडीशन होती है उसी तरीके की इक्विटी शेयर होल्डर्स की कंडीशन होती है. एट द टाइम ऑफ adversity, equity shareholders have a suffer from loss and get no returns or a very low returns. जब क्या होता है, सिचुएशन कंडीशन आपके फेवर में नहीं होती, कंपनी के फेवर में नहीं होती, तो उस समय क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर सफर लॉस. उसको या तो लॉस फेस करना पड़ेगा या फिर अगर वो रिटर्न भी रिसीव करता है तो बहुत ही लो रिटर्न उसको मिलता है. ठीक है, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि कैन नॉट बी रिटर्न, इसको रिटर्न नहीं किया जाता है. नॉट बिकॉज़ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल. इक्विटी शेयर्स जो है वो किस तरीके से सोर्स है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल. इट कैन नॉट बी रिटर्न इवन इट इज लेड डन. अगर देखें, अगर ये क्या है, खराब कंडीशन में भी है तो इसको रिटर्न नहीं किया. हाँ, इसमें एक चीज जरूर किया सकता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर एक बार बन गया तो उसको देखना कि कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो वो अपने इक्विटी शेयर्स को दूसरे को बेच सकता है, लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर सकता. Now when there is no scope of expansion or the growth, then the equity share capital is remain dull, but it cannot be returned during the life of the company. यानी कि अगर ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, कोई एक्सपेंशन नहीं है, उस सिचुएशन में इक्विटी शेयर क्या कंडीशन क्या, कैपिटल का क्या बहुत ही खराब है, उस समय में भी इसको क्या कह सकते हैं, इसको
लाइफ टाइम के लिए वो कंपनी का पार्ट होता है, उसको रिटर्न नहीं किया जाता है। फिर कहता है लीगल फॉर्मेलिटीज, ये थोड़ी सी इसके लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत लेंदी होती है। नॉर्मली कहता है कंपनी हैज कंप्लीट टू मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड हैव टेक द मेनी परमिशंस बिफोर द इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स टू जनरेट द पब्लिक। पर बताइए तो जनरली को जनरल पब्लिक के लिए इक्विटी शेयर्स को इशू करने से पहले इसको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। इशू डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, यानी कि अगर आप कोई चीज इशू कर रहे हैं तो मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इशू ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैपिटल डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन। इक्विटी शेयर्स आर द रिस्की सिक्योरिटीज, सो द दीस आर डिमांडेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड। तो देखिए इक्विटी शेयर्स की बात करें तो उसकी जो डिमांड होती है वो मोस्ट ऑफ टाइम इस पीरियड में बूम पीरियड है, जब प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा दिख रहे होते हैं, तब लोग उसको खरीदने का काम करते हैं और खरीदते भी हैं। ड्यूरिंग द रिसेशन पीरियड द पीपल had said to invest in the equity share capital, और जब लॉस का टाइम चल रहा होता है, जब प्रॉफिट नहीं होता है, मार्केट नहीं रन कर रहा, तो उस समय जो लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करने से बचते हैं, करना नहीं चाहिए। So dear friends, in this video that's all. If you have any type of queries or the doubt, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.